जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में पूछे गए पूर्व के प्रश्न पत्रों का कैसे व्याख्या किया जाएगा और उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। उसी का गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पर आने से पहले मेरा निवेदन है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। हम आते हैं विषय पर। विधि पत्र द्वितीय का 2012 का चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज गतांक से आगे का चर्चा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5B है, एक कंपनी भारतीय दंड संहिता की धारा 408/420 के अधीन अपराध के लिए एक्स पूर्व क्षेत्रीय प्रबंधक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अन्वेषण पूरा होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को यह कहते हुए भेजी गई थी कि मामला सिविल प्रकृति का है। कंपनी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष विरोध याचिका दाखिल किया और एक्स द्वारा किए गए अपराध को साबित करने के लिए अनुज्ञा की मांग की। अन्वेषण रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर आया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 408/420 के अधीन एक्स के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता था और परिणाम स्वरूप दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 के अधीन उसके विरुद्ध आदेश का जारी किया। एक्स द्वारा इस आदेश की चुनौती इस आधार पर दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 एवं 202 के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उसके विरुद्ध आदेश का जारी करने का मजिस्ट्रेट को कोई अधिकार नहीं था। आपत्ति को निर्णित कीजिए। देखिए, क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा जो है रीजनेबल बेस पे है, किसी एक धारा को रिलेट करके नहीं है। ये धारा 169, 173, साथ में धारा 200, 202 की प्रक्रिया जो होती है उसको भी ध्यान में रखना है। पुनः 204 में जो प्रक्रिया दी गई हैं उसको भी ध्यान में रखना है। फिर ये 460 में जो बताई गई हैं बातें कि कौन से मामले विसिएट कर जाते हैं, कौन से मामले विसिएट नहीं करते हैं। 461 में भी जो बातें कही गई हैं, मतलब 460 में तो कहा गया है कि वो विसिएट नहीं करते हैं यदि मामला इसके श्रेणी में आते हैं, और 461 में कहा गया है कि कौन से मामले विसिएट कर जाते हैं। तो इन सब का अगर जो आप वर्णन करते हैं और साथ में आपको एक केस सलाह भी देना है, इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य का है। इसमें बताया गया था कि क्या हो सकता है, मजिस्ट्रेट के पावर को कहाँ तक आप सीमित कर सकते हैं। यदि वो धारा 460 और 461 के परिधि में आता है, यानी कि विसिएट नहीं करता है या विसिएट करता है, तो यदि विसिएट नहीं करता है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जब विसिएट करता है तो मामला फिर दूषित हो जाएगा और उसका टेस्टिफाई कैसे किया जाएगा, यानी कि उसको किसी प्रकार से बेड़ियों में बांध करके उसको नहीं रखा जा सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था। ऐसे ही एक मामला है आपका रामदेव प्राइवेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य का मामला है। उसमें भी 202 की जो बात कही गई है कि मजिस्ट्रेट को क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन कराने का या खुद का जांच करने का या कराने का। तो उस पर एक बृहद, मतलब एक प्रकार से ये इन केसों का वर्णन करके ये कहा गया है कि मजिस्ट्रेट के पावर को असीमित दिया गया है, उसको सीमित दायरे में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि जो भी मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है या संज्ञान लेने के बाद उसका विचारण किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ न्याय के उद्देश्य के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं होता है। अब चूँकि जो इंडिया कैरेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य में जो बात कहा गया था उसको हम पढ़ देते हैं। इसमें कहा गया था कि पुलिस की इस रिपोर्ट के बावजूद भी कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई मामला नहीं बन रहा है, मजिस्ट्रेट धारा 190(1)(b) के अधीन अन्वेषण के समय साक्षियों द्वारा किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए अपराध का संज्ञान ग्रहण कर सकता है और आदेश का जारी कर सकता है। इस संबंध में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि क्या अन्वेषण का प्रारंभ मजिस्ट्रेट के समक्ष किए गए किसी परिवाद के अनुसरण में किया गया है अथवा पुलिस के समक्ष की गई किसी रिपोर्ट के अनुसरण में किया गया है। उसी प्रकार से जब आप देखते हैं पुनः धारा 460 के अंतर्गत ऐसी अनियमितता जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती है बताया गया है, और उसमें जो 460 का खंड ई है
उसमें बताया गया है कि धारा 190 के खंड ए और बी के अधीन यदि कोई सशक्त मजिस्ट्रेट है, सशक्त मजिस्ट्रेट न होते हुए भी यदि कोई संज्ञान ले लेता है तो मामले को विसिएट नहीं करता है। तो इस तरीके से यदि देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा यही कि इस मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा जो संज्ञान लिया गया है वो उसका विवेकाधीन पावर है और वो ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल का विषय है कि वो दोषी है कि नहीं है। संज्ञान के मामले में उसका कहीं से भी दूषित नहीं करता है। इस प्रकार से आप आंसर दे करके इस क्वेश्चन का पूर्ण कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा समन के स्थान पर वारंट कब जारी किया जा सकता है? तो देखिए धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता और 287 पर आधारित है। 204 में ये बताया गया है कि जैसा भी मामला है, यदि मामला समन का है तो समन भेजा जाता है, यदि मामला वारंट का है तो वारंट भेजा जाता है, या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष उसको हाजिर होना है तो जैसा स्थिति है उस हिसाब से उसको समन या वारंट भेजा जाएगा या गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया जाएगा। दूसरी बात उसमें ये भी कही गई 204 में कि यदि कहीं कोई आदेशिका को जारी करने के पहले कोई यदि फीस वगैरह जमा करना है तो जब तक फीस जमा नहीं कर दिया जाता है तब तक कोई आदेशिका नहीं जारी की जाएगी। साथ में यदि परिवाद पर कोई मामला संस्थित है तो उसमें परिवाद की कॉपी भी संलग्न होगी समन के साथ में। तो इस तरीके से उसमें बातें कही। लेकिन एक बात और उसमें कहा गया है धारा 204 के उपधारा 5 में कि इस धारा की कोई बात धारा 87 पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अब धारा 87 को हम लोग देखते हैं तो उसमें ये बताया गया है कि समन के स्थान पर वारंट भी जारी कर दिया जाएगा न्यायालय द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा। वो परिस्थितियां कौन हैं जिनके आधार पर समन के स्थान पर वारंट जारी कर दिया जाएगा? क्योंकि उसमें तो सामान्य नियम यही है कि समन मामला है तो समन जारी किया जाएगा, वारंट मामला है तो वारंट जारी किया जाएगा, 204 में जो बात कही गई है। लेकिन उसमें जो धारा 5 है ये भी कह रहा है कि धारा 87 पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस धारा का। अब 87 में ये कहा गया है कि यदि समन जारी करने के पूर्व अथवा उसके जारी करने के पश्चात किंतु व्यक्ति के प्रस्तुत होने की सुनिश्चित तिथि के पूर्व न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि वांछित व्यक्ति समन का पालन नहीं करेगा या वो फरार हो गया है, अथवा यदि वह ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि उस पर समन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय में कर दी गई थी जिसके उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था और असफलता के लिए कोई उचित प्रतिहेतु नहीं दिया जाता है तो समन के स्थान पर तुरंत जो है वारंट जारी कर दिया जाएगा। चूँकि जो भी समन वारंट कुर्की या जो मतलब उद्घोषणा या कुर्की जारी की जाती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो इसका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित कराया जाए, माने उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और समय समय पर वो न्यायालय में उस तिथियों पर आता रहे। जब वो डिफ़ॉल्ट करता है तब समन के बाद वारंट, वारंट के बाद उद्घोषणा, फिर उद्घोषणा के साथ ही में कुर्की भी होता है या जैसे यहाँ बताया गया है कि समन के स्थान पर वारंट भी जारी होता है। इन सब प्रक्रियाओं का प्रयोग न्यायालय करती है, आदेशिका का प्रयोग जब व्यक्ति हाजिर नहीं होता है न्यायालय में तब। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6B है, ए जिसको विचारणा न्यायालय द्वारा दोषित किया गया था दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील दाखिल करता है किंतु अपील के लंबन के दौरान वह मर जाता है। उसका पुत्र B एक आवेदन प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि अपील अंतिम रूप से निर्णित की जाए, सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए निर्णय दीजिए। देखिए CRPC की धारा 394 पर आधारित है और 394 में ये कहा गया है कि जब कोई अपील किसी दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई है और अपील के दौरान यदि अभियुक्त मर जाता है तो 394(1) में ये कहा गया है कि फिर वो अपील उपशमित हो जाएगा, मतलब वो समाप्त हो जाएगा, वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। लेकिन उसके बाद भी उसमें उपधारा 2 में कहा गया है कि जुर्माने के दंडादेश के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य अपील का अपीलार्थी की मृत्यु के उपशमन हो जाता है। किंतु धारा 294(2) के परंतु के अनुसार जहाँ अपील दोषसिद्धि और मृत्यु के या कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है और अपील के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ उसका कोई भी निकट नातेदार अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के भीतर अपील जारी रखने के लिए अपील न्यायालय में आवेदन कर सकता है और यदि अनुमति दे दी जाती है तो अपील का उपशमन नहीं होगा। तो इस मामले में भी यदि जो B है, B का आवेदन देने पर न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है अपीलेट कोर्ट को कि वो अलाउ कर दे, अलाउ कर देता है तो मामला उपशमित नहीं होगा। गुण दोष के आधार पर मामले का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 7B है, उन परिस्थितियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए जिनके अधीन एक पुलिस अधिकारी, एक प्राइवेट व्यक्ति और मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो देखिए, एक प्राइवेट व्यक्ति और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट तीनों की बात कर रहा है। तो यदि पुलिस अधिकारी की बात आप करेंगे तो पुलिस अधिकारी से संबंधित धारा 41 है, धारा 42 है, उसके बाद से धारा 109, 110 भी है, जिसके तहत बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुनः धारा 151 है, उसमें भी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके लिए धारा 43 है, और यदि किसी मजिस्ट्रेट की बात करेंगे तो उसके लिए धारा 44 है। और इन सब धाराओं में ये बात कही गई है कि किन किन आधार पर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। तो यदि हम उसका चर्चा करेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और हमें आशा है कि इन सब क्वेश्चनों का आंसर बहुत ईजिली सब कोई दे सकता है, और आप लोग दे भी देंगे। जिन धाराओं का मैंने चर्चा किया आप लोग उसका एक बार बेयर में देख लीजिएगा। चूँकि धारा 41 अमेंड हो चुका है और थोड़ा सा इसका नया रूप आ गया है, उसमें 41 कैपिटल A, B, C भी आ गए हैं, उसको भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप 41 कैपिटल A के जो है प्रक्रिया का पालन तभी करते हैं जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं। जो 7 साल से कम के सज़ा का प्रावधान वाले में किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है और इसका अपना कारण अभिलिखित कर दिया गया, तब 41 कैपिटल A की प्रक्रियाएँ प्रारंभ होती हैं। बाकी का सब जो भी है धाराओं का हमने जो चर्चा किया है, चाहे वो 42 हो, 43 हो या 44 हो या 109 या 110 है या 151 है, उसमें यथावत है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7B है, एक अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने वाला अधिकारी यह युक्तियुक्त रूप से विश्वास करते हुए कि उसकी चिकित्सीय परीक्षा अपराध किए जाने के साक्ष्य दर्शित करेगा, एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास उसको ले जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अधीन अपने अधिकार के आधार पर इस परीक्षा का विरोध करता है, निर्णय दीजिए। देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 और 54 पर आधारित ये क्वेश्चन है, और इसमें एक जो केस है बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू का, उसका वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें कहा गया था कि इस प्रकरण में 11 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि बलात् मेडिकल परीक्षण का अर्थ यह नहीं है कि उसे अपने विरुद्ध साक्षी बनाने हेतु बाध्य किया जा रहा है। अतः मेडिकल परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत विशेषाधिकार केवल व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध लिखित या मौखिक साक्ष्य न देने तक ही सीमित है। किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सीय जांच अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन में है। तो इस केस में जो बात कही गई थी उस आधार पर इनका जो विरोध किया जा रहा है वो गलत है, न्यायालय उस पर विचार नहीं करेगा। साथ में जो धारा 53 है और 54 है, उसमें जो बातें कही गई, जैसे 53 में है पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा कराई जाती है, उसका प्रक्रिया है, और धारा 54 में गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा कराई जाती है। इसका हवाला देते हुए जो अभी हमने केस बताया बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू का, उसका वर्णन करना जरूरी है, क्योंकि इस केस को ही रिलेट करके क्वेश्चन बना है। इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। पुनः क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यायालय द्वारा जब किसी दस्तावेज को परिबद्ध किया जाता है, इस मामले में उठाए जाने वाले अग्रेतर कदम क्या हैं। देखिए, ये सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 13 है, वो नियम 8 के प्रावधानों पर आधारित है, और उसमें जो बातें कही गई हैं उसका वर्णन किया जाएगा। इसमें ये कह रहा है कि न्यायालय को वाद में प्रस्तुत दस्तावेज, पुस्तकें तथा उसके समक्ष प्रस्तुत किसी प्रदर्श को जब्त करके उसे न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा में उस अवधि तक तथा उन शर्तों के अधीन जैसे कि वह ठीक समझे रखने की शक्ति प्रदत्त की गई है। अब नियम 8 में यह भी उल्लेख किया गया है कि न्यायालय दस्तावेज के साथ साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत की गई अन्य सामग्री को भी जब्त करने की शक्ति रखता है। तो जो नियम 8 है आदेश 13 का, उसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से परिबद्ध कर लिया जाएगा न्यायालय द्वारा किसी भी एविडेंस को या किसी दस्तावेज को। और इसमें दूसरा जो नियम है, इसमें नियम 1 कह रहा है
कि दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय तभी करता है जब पक्षकार अथवा उसके अभिवचनकर्ता नियम 1 आदेश 13 के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज विवाद स्थापना अथवा उसके पूर्व की तिथि पर प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं। तो ये जो दो बातें जो हैं बहुत मुख्य हैं कि दस्तावेज को जब्त करने की शक्ति कब आएगा न्यायालय का। ये तो ये कह रहा है कि जब पक्षकार अथवा उनके अभिवचनकर्ता नियम 1 आदेश 13 के अंतर्गत अपेक्षित दस्तावेज विवाद स्थापना अथवा उसके पूर्व तिथि पर प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं। मतलब जो वाद बिंदु जिस दिन निस्तारण स्थिरीकरण किया जा रहा है उसके या उसके पहले यदि वो प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तब उनके साक्ष्य को परिबद्ध कर लिया जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जब्ती का उद्देश्य दस्तावेज को यथाशीघ्र तिथि पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होता है। मतलब न्यायालय का उद्देश्य कहीं से भी ऐसा नहीं है कि उसको जब्त करके उसको परेशान किया जाए। उसका कारण यही है कि जब जब्त रहेगा तो न्यायालय में पेश कराने में दिक्कत नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि जब्ती का उद्देश्य पक्षकारों द्वारा साक्ष्यों की कूट रचना अथवा गढ़ने से रोकना होता है, क्योंकि साक्ष्य दस्तावेज अन्वेषण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हेतु अपेक्षित अन्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब करने से इन सब की संभावना बनी रहती है। पांचवा कह रहा है कि दस्तावेज को जब्त करने के पश्चात न्यायालय आदेश 13 के नियम 4 से 7 में उल्लिखित 3 बातें सुनिश्चित करता है। वाद की संख्या व शीर्षक, उस व्यक्ति का नाम जिसके की अन्यथा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा थी, और तीसरा न्यायालय उस पक्षकार को बुलाता है जिसका कि जब्त किया गया दस्तावेज वाद में उसके दावे को समर्थन करता है। और छठवां जो नियम है ये कह रहा है कि नियम 7 और 9 के अनुसार ऐसे दस्तावेज जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं दिए गए हैं उन्हें उस व्यक्ति को लौटा दिया जाता है जिससे कि उसे जब्त किया गया, अर्थात जो कि अन्यथा इसे प्रस्तुत करता। मतलब कि जिन व्यक्तियों की ग्राह्यता नहीं है, रिलेवेंसी नहीं है, उसको वापस कर दिया जाएगा और जिन दस्तावेजों की ज़रूरत है और ग्राह्यता है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये कुल मिला के आदेश 13 का इसमें वर्णन करना है और इस प्रकार से इसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8B है, दिल्ली में निवास करने वाला ये कोलकाता में बी के संबंध में एक मान हानिकारक कथन प्रकाशित करता है। बी पटना का निवासी है। सिविल प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए इस मामले में वाद संस्थित करने के लिए न्यायाधिकरण का निर्धारण कीजिए। देखिए इसमें सीधे सीधे धारा 19 है, उसी पर आधारित ये प्रॉब्लम है और इसमें कहा गया है कि जहाँ पे वाद हेतु को उत्पन्न हुआ है वहाँ यदि किसी व्यक्ति के प्रति कोई बात कही गई है या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है वहाँ पर इसका वो किया जा सकता है। तो इस आधार पे दोनों जगहों पर ये दिल्ली में भी हो सकता है और कलकत्ता में भी इसका मुकदमा दायर किया जा सकता है। तो ये जुडिक्शन बात पूछ रहा है तो इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है, इसको आसानी से क्वेश्चन दिया जा सकता है इसका आंसर। अब इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9 और ये बहुत ही बड़ा है। ये कह रहा है कि अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित विधि को स्पष्ट कीजिए। किन परिस्थितियों में अज्ञापक रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा अनुज्ञात किया जा सकता है? क्या उस प्रतिवादी के आवेदन पर अस्थायी अंतरिम निषेधाज्ञा अनुज्ञात किया जा सकता है जो कोई प्रतिदावा दाखिल नहीं किया है? यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में? देखिए इसके बारे में जो स्पेसिफिक एक्ट है, सारे एक्ट जिसको बोलते हैं, उसमें धारा 37 पर आधारित ये क्वेश्चन है और धारा 39 जो आपका आदेश 39 जो आपका CPC है उस पर आधारित क्वेश्चन है। साथ में धारा 94 का भी आप वर्णन करेंगे कि जो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग होती है, अनुपूरक कार्रवाइयाँ जिसको बोला जाता है, उसमें ये सब भी आता है कि कभी कभी जजमेंट के पहले की प्रक्रिया में क्या क्या अपनाया जा सकता है न्यायालय द्वारा, तो उसमें अस्थायी निषेधाज्ञा भी है। यानी कि निर्णय के पूर्व यदि कोई कार्रवाई की बात आती है उस सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग में तो एक अस्थायी निषेधाज्ञा भी आता है। तो इस तरह की बातें हैं और इसका आप वर्णन कर सकते हैं और उसमें कंडीशन बताए गए हैं जब अस्थायी निषेधाज्ञा दिया जाता है तो किस किस आधार पर हो सकता है। तो इसमें पहले जब आदेश 39 नियम 1 पढ़ेंगे तो उसमें कह रहा है कि वादग्रस्त संपत्ति को वाद के किसी पक्षकार द्वारा नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाए जाने का अंतरित किए जाने का खतरा है। और दूसरा कह रहा है कि प्रतिवादी ऋणदाताओं के साथ कपट करने के लिए अपनी संपत्ति को हटाने या बयान करने की धमकी देता है।
और तीसरा है कि प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त संपत्ति से बेकब्जा करने या अन्यथा उसे क्षतिग्रस्त करने की धमकी देता है। तो ये तीनों कंडीशनों में अंतरिम व्यादेश जारी किया जा सकता है, यानी कि अस्थायी व्यादेश जारी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। चूँकि जो भी डिक्री या जजमेंट आएगा उसकी पूर्णता के लिए, मतलब उसके प्रभाव को पूर्ण करने के लिए, उसके कंप्लायंस को यानी कि निष्पादन कराने के लिए ये जरूरी है कि इसमें अस्थायी निषेधाज्ञा देना चाहिए, तो इसमें दे दिया जाता है। और उसमें 3 सिद्धांत भी बताए गए हैं। संतुलन का सिद्धांत है, और उसमें प्रथम दृष्टया जो मामला बनता है ये है, और उसके बाद से कि अपूर्णीय क्षति हो जाएगी। ये तीनों बातों को साबित करते हुए मतलब न्यायालय को यदि कोई अस्थायी व्यादेश जारी करना है तो उसमें 3 बातों को दर्शाना जरूरी होता है। एक तो मामला प्रथम दृष्टया बनता है, दूसरा है कि उसमें अपूर्णीय क्षति हो जाएगी, और तीसरा सुविधा का संतुलन उसमें जरूरी था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, न्यायालय द्वारा एक वाद इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाता है कि वह कोई वाद हेतु का स्पष्ट नहीं करता है। क्या वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद संस्थित कर सकता है? कारण दीजिए और सुसंगत प्रावधानों को भी निर्दिष्ट करिए। तो देखिए, आदेश 7 नियम 11 और नियम 13 पर आधारित ये मामला है। जो आदेश 7 में बताया गया है कि क्या क्या उसको प्रस्तुत करना होगा, और नहीं किया जाता है तो उसको नामंजूर कर दिया जाएगा। मैंने उन 7 आदेश 7 नियम 11 में जो बातें कही गई हैं कि कब उसको जो है नामंजूर कर दिया जाएगा, और 13 में कहा गया है कि उसकी रेमेडी क्या होगा। तो आदेश 7 नियम 11 में कहा गया है कि जहां उससे वाद हेतु प्रकट नहीं होता है तब उसको निरस्त कर दिया जाएगा। या उसके बाद कह रहा है कि जहां दावाधीन अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो और वादी ने मूल्यांकन को न्यायालय द्वारा नियत किए जाने के समय अंदर ठीक न किया हो। तीसरा है जहां वाद पत्र अप्रत्यात मुद्रांकित पत्र पर लिखा गया हो और वादी को न्यायालय द्वारा नियत समय के अंदर अपेक्षित मुद्रांकित कागज दाखिल न किया हो। चौथा है जहां वाद पत्र के कथन से ही प्रतीत होता है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है। पांचवा कह रहा है कि जहां वाद 2 प्रतियों में नहीं है और जहां वाद नियम 9 के प्रंतुकों का पालन करने में असफल रहा है। अब जो आदेश मतलब इस आधार पर वाद खारिज कर दिया जाएगा, नामंजूर कर दिया जाएगा वाद पत्र को। अब पुनः जो आदेश 13 है, आदेश 7 नियम 13 है, उसमें क्या कहा गया है कि यह प्रावधानित करता है कि किसी वाद पत्र के नियम 11 के अंतर्गत अस्वीकृत किए जाने पर स्वतः यह प्रभाव नहीं होगा कि वादी उसी वाद हेतु पर नया वाद पत्र पेश करने से वंचित होगा। मतलब वो मना नहीं कर रहा है। 2 रेमेडी, एक तो सेट असाइड भी करा सकते हैं उस आदेश को, या दूसरा है कि उसी काज अपेक्षण पर आप तुरंत जो है दूसरा नया वाद ला सकते हैं। तो यही बात क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं आदेश 7 नियम 11 और नियम 13 के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 10A है, क्या उस दशा में पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है जहां संवैधानिक संशोधन के कारण निर्णय त्रुटिपूर्ण हो गया है? कारण सहित वर्णन कीजिए। तो इसमें जो मेन आपका धारा 114 है सीपीसी का और आदेश 47 है नियम 1, उसका वर्णन आप करेंगे। जो आदेश धारा जो 114 है उसमें बताया गया है कि किन मामलों में पुनरीक्षण होगा। तो उसमें 3 बातें कही गई। एक तो बातें कही गई है कि जहां अपील अनुज्ञात है किंतु अपील नहीं किया गया है, जहां अपील अनुज्ञात ही नहीं है, और तीसरा कहा गया कि ऐसा विनिश्चय जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर दिया गया है तो उसका पुनरीक्षण करा सकते हैं। पुनः जब आदेश 47 नियम 1 पढ़ते हैं तो उसमें बात कही है किसी नवीन एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य के प्रकट होने पर। दूसरा, विधि तथ्य या प्रक्रिया संबंधी ऐसी गलती या भूल जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है। और तीसरा, अन्य पर्याप्त कारण। अब इसके बाद एक केस है सुमनजीत बनाम मोहम्मद का, ये मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने किया कि बिना इस तथ्य पर विचार किए कि विधि को संशोधित कर दिया गया है, किसी निर्णय को सुनाना पुनर्विलोकन के लिए आधार उत्पन्न करता है। मतलब यदि कोई पुनर्विलोकन कराने की बात आती है, हम बार बार पुनरीक्षण की बात करते रहते, पुनर्विलोकन शब्द है 114 में। तो यदि पुनर्विलोकन की बात आती है तो उसके लिए 3 कंडीशन होना है। एक तो जहां अपील अनुज्ञात है लेकिन अपील नहीं की गई है। दूसरा है कि जहां अपील अनुज्ञात ही नहीं है। और तीसरा है कोई ऐसे विनिश्चय की गया है जो लघुवाद के निर्देश पर किया गया है, लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर, तो वहाँ पे पुनर्विलोकन होगा।
और साथ में जब हम आधे 47 का नियम 1 पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 बातें जो कही गई हैं वो भी उसका जो दूसरा और तीसरा जो बात है, एक तो है तीसरा कि अन्य पर्याप्त कारण है तब भी हो सकता है, और दूसरा है कि विधि तथ्य या प्रक्रिया संबंधी ऐसी गलतियाँ या भूल को अभिलेख को देखते हुए प्रकट होती है, तो उस पर भी पुनर्विलोकन हो सकता है। और सुमनजीत बनाम मोहम्मद के मामले में जो बात कही गई है उसके आधार पर हो सकता है, तो इस क्वेश्चन में जो बात कही गई है उसमें पुनर्विलोकन होगा और ये किया जा सकता है इस बात का, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 भी है, आखिरी है। ए बी के विरुद्ध एक वाद गृह के संबंध में इस आधार पर प्रस्तुत करता है कि उसका असली मालिक एम ने उसके पक्ष में वसीयत की थी। ए द्वारा पूर्ववर्ती वाद जो उसी पक्षकार के विरुद्ध एम के उत्तराधिकारी होने के आधार पर प्रस्तुत किया था पहले ही खारिज हो चुकी थी। आप वर्तमान वाद किस प्रकार निर्णित करेंगे, अपने उत्तर को कारण सहित दीजिए। देखिए, ये देवीलाल बनाम सेल टैक्स ऑफिसर के मामले पर आधारित है, और साथ में जो धारा 11 है सीपीसी का, उसका जो स्पष्टीकरण 4 है उस पर ये कंस्ट्रक्टिव जो है रेस जुडिकाटा जो लागू होता है, आणविक जो प्रांग न्याय का सिद्धांत, उससे संबंधित है। और इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इस केस में कि वो नया वाद दाखिल नहीं कर सकता है। अब चूंकि देवीलाल बनाम सेल टैक्स ऑफिसर के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि किसी पक्षकार और उसके विरोधी के बीच किसी कार्रवाई में अगर एक पक्षकार द्वारा तर्क उठाया जा सकता था तो उस पक्षकार को उसी का पक्षकार के विरुद्ध उसी विषय को लेकर एक पश्चातवर्ती कार्रवाई में उसी तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। और यही बात आपके जो स्पष्टीकरण 4 है धारा 11 में ये कह रहा है कि ऐसे किसी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था, बनाया जाना चाहिए था किंतु बनाया नहीं गया है, समझा जाएगा कि वह वाद ऐसे वाद में प्रतिरक्षा सार्थक विवाद रहा है, उस पर निर्णित कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये रेस जुडिकाटा यहाँ लागू होगा और बाद में फिर इस पर कोई वाद लागे नहीं लाया जाएगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो इस पेपर का भी लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा जो 2012 है मुख्य परीक्षा, अब विधि प्रस्तुत तिथि का जो दंड एवं राजस्व एवं स्थानीय विधि से संबंधित है उसका हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हमने जो बातें कही है मुझे विश्वास है कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही बने रहें, अध्ययन करते रहें। मैं प्रतिदिन या हो सकता है नियरेस्ट जब भी एज वेल एज पॉसिबल जो भी होगा मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। कृपया बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।